जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार में पृथ्वी का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होता है, दो तरह का विस्तार है। एक भूमध्य रेखा से ऊपर और एक भूमध्य रेखा से नीचे। तो हम आज सीखने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है। जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी का 0 डिग्री वाला अक्षांश है। कौन सा अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। और अक्षांश अभी है क्या? अक्षांश आप एक बार अक्षांश देखें। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी मापी जाती है उसे कहते हैं अक्षांश। यानी कोई पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी से अगर हम और पृथ्वी के 0 डिग्री से यानी बिल्कुल बीच में से अगर हम उत्तर दिशा में जाते हैं और किसी भी पॉइंट की स्थिति बताते हैं, और अगर दक्षिण में जाते हैं और किसी भी पॉइंट की स्थिति बताते हैं, तो वो अक्षांशीय रेखाओं से नापी जाती है। तो यहाँ हमारे पास भूमध्य रेखा है। अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और अगर भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में यानी साउथ में जाएंगे, तो हमारे पास जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। साथ ही साथ ये विषुवत वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त उत्तर में जो होगा, अभी हमारे पास पृथ्वी है, उस पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया 0 डिग्री अक्षांश से। इससे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश से जो उत्तर दिशा में होगा तो वो होगा उत्तरी, और जो दक्षिण दिशा में होगा वो होगा दक्षिणी। अब होगा क्या? क्योंकि ये पूरा गोला है, और गोले को आधा आधा बांटने का काम जो करता है वो एक 0 डिग्री अक्षांश करता है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसीलिए गोले का आधा होता है गोलार्ध। तो जो नॉर्थ में है वो होगा नॉर्थ मतलब उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में होगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध। यानी उत्तर में तो होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में होगा दक्षिणी गोलार्ध। अब आपके मन में एक डाउट है कि अक्षांश रेखाओं को नापते किस किस चीज में, यानी इनकी नापने की इकाई क्या है? तो इनके नापने की जो इकाई है वो है अंश, मिनट और सेकंड। जो अंश का साइन होता है वो उसके ऊपर इस तरह से डॉट के रूप में लगता है, और जो मिनट का होता है उसमें 1 मिनट इस तरह से होता है, और अगर सेकंड का है तो उसमें 2 डॉट इस तरह से लगाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स और हैं, जैसे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और सीजीएल जैसे कई एग्जाम में आ चुका है। यूपीएससी, आईएएस में, एसएससी, सीजीएल में तो कॉमन क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। साथ ही साथ 1 डिग्री का जो अक्षांश है उसके अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कौन सी है? आपने सुना होगा कि 2 पृथ्वी के ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उन दक्षिणी ध्रुव पे भी कोई अक्षांश रेखा होगी और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पे भी कोई अक्षांश रेखा होगी। उन दोनों के बीच का जो केवल डिफरेंस होगा वो 1 डिग्री होगा। कितना? 1 डिग्री अक्षांश। तो कौन सी रेखा है? उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा है 89 डिग्री अक्षांश पे जो है, और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई 89 डिग्री अक्षांश वाली रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री। साथ ही साथ अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं अक्षांश रेखाओं की? आपने सुना होगा 180 होती है। 180। अब देखें तो कैसे होती है 180? विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा जो बिल्कुल सेंटर से जाती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। तो इक्वेटर एक अक्षांश हो गया 0 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं जो होंगी यानी 90 से ऊपर होंगी। 0 को भी अगर ऐड करेंगे तो 90 होंगी, लेकिन अभी हमारे पास क्या है 0 डिग्री को हमने अलग काउंट करा है विषुवत रेखा के रूप में। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली रेखाएं जो होंगी वो इस समय 89 होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध की कुल रेखाओं की संख्या जो होगी वो भी उसी तरह होगी जो उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं की संख्याएं हैं। तो 89, तो हमारे पास विषुवत रेखा 1, 89 प्लस 89 टोटल 179। तो 0 डिग्री कहाँ गया? उस 0 डिग्री को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 180 अक्षांश रेखाएं होती है। पढ़ा तो हम अक्षांशीय विस्तार रहे थे, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन आता है कि भूकंप क्यों आता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए क्या है कि मानव द्वारा दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन्हें ही प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं।
यानी मानव द्वारा जो प्राकृतिक दुष्कर्म करे गए हैं, परिवर्तन करे गए हैं, जो प्राकृतिक प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो आपदाएं आती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, जिनमें से भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी को, भारत में भी 2 ज्वालामुखी, एक अंडमान निकोबार में, एक अंडमान में है, एक निकोबार में, जिनमें से एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और एक भड़कती ज्वालामुखी है। ठीक, तो जो ज्वालामुखी है उसके अंदर गैस बनती है, उसके अंदर मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा। जो मैग्मा होता है, जब पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर आता है तब उसका नाम लावा पड़ जाता है। ये सब हमने सभी जानते हैं। जो लावा होता है उसके अंदर वो पहले मैग्मा की उपस्थिति में था, उसके द्वारा जो गैस बनती है, आपने सभी ने ये पढ़ा है कि पानी और पृथ्वी की जो मिट्टी है वो और हवा, ये तीनों चीजें एक परतों के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती है? परतों। मिट्टी, पानी मतलब जल, और हमारे पास क्या है? वायु। ये तीनों परतों के रूप में होती हैं, परत के रूप में। यानी एक परत को अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उस पूरी परत में छेड़छाड़ होगी। ठीक है, तो जैसे ही किसी ज्वालामुखी के अंदर कोई गैस बनती है, कोई विस्फोट होता है, लेकिन वो विस्फोट बाहर नहीं जा पाता, गैसें परतों के अंदर से निकलती है जब, तो उसमें प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं उसे, प्लेट विवर्तनिकी, उसमें भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, जो दूर तक की प्लेट को एक वेव उत्पन्न कर देता है, जिससे एक तरंग या वेव निकलती है जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हिला देती है। जहां से वो वेव उठती है उसे, उसका सेंटर कहा जाता है, भूकंप का सेंटर, या उसकी आंख कहा जाता है। ठीक है, वहां पर जहां से भूकंप स्टार्ट होता है वहीं पर उसके झटके ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, साथ ही साथ भारतीय प्लेट विवर्तनिकी जो निरंतर गतिशील है, ये मैटर क्या है कि भारतीय प्लेट विवर्तनिकी या भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है। तो निरंतर गतिशील का मतलब ये है कि पहले जो हुआ करता था, सभी महाद्वीप एक जगह मिले हुए थे, बाद में यूरेशिया हो गया, पहले पैंजिया नाम का एक चीज आपने पढ़ी होगी। अब डीपली अगर हम इसे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जब पढ़ाया जाएगा तो जब देख लेंगे। तो अभी क्या है कि जब प्लेट विवर्तनिकी हो रही है, यानी कि खिसकाव, धीरे धीरे मूवमेंट इनके अंदर है। प्लेटें थी, अलग अलग प्लेटें थी, जैसे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से हमारा हिमालय पर्वत बना है। जो निचला वाला हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का, और अंगारा लैंड का, जो अंगारा लैंड का निचला हिस्सा है वो उत्तरी दिशा में मूव कर रहा है। कौन सी दिशा में? उत्तरी दिशा में। उसी तरह से हमारा भारत जो निरंतर गतिशील है वो उत्तरी दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तरी दिशा में है। अब ये हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर दिशा में खिसक जाता है। ठीक, महाराष्ट्र की एक जगह है कोयना क्षेत्र, उस कोयना क्षेत्र में ये अधिक प्रभाव देखने को मिला है, यानी इसको अधिक खिसकने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वो जापान है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भूकंप क्या होता है। अक्षांशीय विस्तार के बाद हमने पढ़ा है भूकंप क्यों आता है, उसी के साथ साथ अब पढ़ने वाले हैं भारत। अक्षांशीय विस्तार तो देख लिया, भारत कहाँ है? भारत कहाँ है? अक्षांशीय विस्तार में आपको मैप पे पढ़ाऊंगा। अभी साथ ही साथ थोड़ा सा भारत के बारे में जानकारी देख लें। क्या है कि इंडिया इन बर्ड, यानी बर्ड में इंडिया कहाँ है, कैसे है। ठीक है, संसार में यानी विश्व में भारत। अब देखो, ये महाद्वीप का नाम आपने सुना है? टोटल 7 महाद्वीप है, सभी जानते हैं। अगर हम क्रम से इन्हें देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारे पास कौन सा है? एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा उत्तरी अमेरिका, और चौथा महाद्वीप हमारे पास है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। उसी के बाद जो चौथा महाद्वीप है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका है, 5वां अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, और छठा महाद्वीप हमारे पास यूरोप है। यूरोप के बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। कौन सा जी? ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से हमारा जो देश है, हमारा भारत जो है, एक विशेष
देश कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी तरह का मौसम, सभी तरह की जलवायु, सभी तरह की वैरायटी के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक, तो वो इंडिया एशिया में है। कहाँ है? एशिया में। इसीलिए भारत को एशियाई देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियाई देश। साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पढ़ें तो ये कौन से नंबर पे आता है? सबसे बड़ा देश जो है हमारे पास वो रूस है। सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज रूस। सेकेंड लार्जेस्ट कनाडा, थर्ड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरा हमारे पास, चौथा चीन और पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और इनके बाद 7वें नंबर पर आता है भारत देश। यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। यदि आप देखें तो आप सभी जानते हैं, और 2022 की जो जनगणना थी उसमें भारत देश जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे हो गया है। यानी चीन को पीछे छोड़ने वाला एकमात्र देश है भारत। अब आप देखें कि संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का हिस्सा भारत में है। कितना? 17.5%। यदि हम जमीन की बात करें, जो भूभाग एक व्यक्ति पर आता है, यानी भारत का पूरी दुनिया का जो हिस्सा भारत ने घेर रखा है वो केवल और केवल 2.4% है। कितना? 2.4%। जबकि जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व की? अगर हम सहभागिता दें पूरे विश्व में तो भारत इतनी सहभागिता देता है, 17.5% लोग जो पूरी दुनिया में है वो केवल भारत के।